इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमने अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लिया है तो उससे ट्रांसफार्मर के जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए पुराने लेक्चर्स की जिसमें मैंने वर्किंग बताई थी, ऑपरेशनल मैकेनिज्म बताया था, तो वह हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इधर क्या है, लोड कनेक्टेड है, लोड है, और यहाँ पे सप्लाई कनेक्टेड है, सप्लाई, एसी सप्लाई। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि यहाँ पे लोड जो भी डिमांड करेगा करंट की I2, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डिमांड करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन फ्लक्स बनाएगा φ2, और ये फ्लक्स क्या करेगा, जो यूजफुल फ्लक्स है φm, इसको अपोज करेगा। इस क्योंकि हम जानते हैं कि कोर के अंदर फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर सप्लाई वोल्टेज V आपका फिक्स है, तो ऐसे केस में इस φm को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए एक एडिशनल फ्लक्स की डिमांड होगी प्राइमरी साइड से, जो कि होगा φ1 डैश, और ये φ1 डैश जो है ये एक एक्स्ट्रा करंट डिमांड करेगा, एक कौन सी, I1 डैश, ये करंट डिमांड करेगा। ये जो φm है ये कहां से आ रहा है, इसके लिए φ1 के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक I0 करंट फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके का ऑपरेशनल मैकेनिज्म हमने सीखा था, ये मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में बताया है। ऑपरेशनल मैकेनिज्म 5th लेक्चर है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर आप जाके सीख सकते हैं, मैंने बहुत सारी बारीकियां बताई हैं। नाउ अब इस लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे कि भाई ठीक है, ये हमने सब सीख लिया कि लोड है, लोड मांगेगा, कैसे उसको फुलफिल किया जाएगा, ये सब कुछ मैंने सीख लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर आपने लिया है, ये अगर स्टेप अप हुआ या फिर स्टेप डाउन हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लेते हैं तब क्या असर पड़ेगा इन सब पैरामीटर्स पे, और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तब क्या असर पड़ेगा इन सब पैरामीटर्स पे। इन सबको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे प्रॉब्लम आई हो, समझ में आ गई होगी स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक, तो अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर है, सेम सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके के डायग्राम को हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम भी कहते हैं कभी कभी, और इसमें जो है ट्रांसफार्मर एक्चुअल में आपने देखा होगा बुक्स में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है। याद रखना, ट्रांसफार्मर जो इस तरीके से नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हो। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए अपना एक अलग ही डायग्राम बनाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को वापस ध्यान जरा देखते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक, तो ये देखो, यहाँ पे ये हो गया, लोड हो गया, ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, V सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर तुम पंखा ऑन करते हो तो पंखा जो करंट खींचेगा ये बिल्कुल एक फैन की तरह है, इसको हम ले सकते हैं, ये हमारे घर का फैन है। ठीक है, और ये फैन क्या करेगा, ये भाई इसके लिए करंट डिमांड होगी I2 की, और ये जो करंट होगी ये इसके अंदर बहने वाले यूजफुल फ्लक्स, ठीक, तो इस डायरेक्शन में यूजफुल फ्लक्स है φm, उसके अगेंस्ट में ये जो करंट है ये एक अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगी φ2 फ्लक्स। ठीक, और ये जो φ2 फ्लक्स है ये इसको अपोज करेगा, पर क्योंकि ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज फिक्स है तो उसके अंदर रहने वाला जो फ्लक्स है वो भी फिक्स रहना चाहिए φm, तो इसीलिए क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फ्लक्स की डिमांड होगी इसी डायरेक्शन में φ1 डैश, जहां पे मैंने बताया था आपको कि φ1 डैश इक्वल होगा φ2 के। ठीक है, अब ये जो φ1 डैश है ये यहां से करंट मांगेगा I1 डैश, और एक करंट I0 पहले से फ्लो कर रही। ठीक, अब मान लेते हैं, मैंने आपको बताया कि ये दोनों फ्लक्स बराबर होंगे, ये दोनों फ्लक्स जो होंगे ये आते हैं MMF की वजह से, यानी कि MMF जो होगा 1 वाला वो इक्वल होगा 1 डैश वाला, वो MMF इक्वल होगा 2 वाले के, यानी कि जिसकी वजह से फ्लक्स 2 आया है। हम जानते हैं जैसे वोल्टेज होता है और करंट होता है वो आपके EMF की वजह से आता है, तो वैसे ही उसी तरीके से जो फ्लक्स होता है वो MMF की वजह से आता है। तो MMF का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि फ्लक्स 1 को जो MMF सेटअप कर रहा है वो होगा आपका N1 I1 डैश। ठीक है, और जो MMF 2 को सेटअप कर रहा है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि N2 सेकेंडरी के टर्न्स इनटू करंट कितना है, तो I2 करंट है। ठीक, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि N1 I1 डैश इक्वल हो जाएगा N2 I2 के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों का फ्लक्स जो है वो बराबर एंड इक्वल एंड अपोजिट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, तो अब देखो यहाँ को अगर इसको सॉल्व करो तो जो I1 डैश करंट मांगी जा रही है, I1 डैश, अच्छा इसको मैं एक बार और बता दूं, ये जो I1 डैश करंट है ये कौन सा है, ये है सप्लाई से डिमांडेड करंट। ठीक है, डिमांड, सप्लाई से डिमांड करी जा रही है इस करंट की। ठीक है, और ये जो I2 है ये लोड डिमांड है, लोड डिमांड। ठीक, तो अगर वही सेम पंखे वाला एग्जांपल लें, तो अगर तुमने अपने घर का फैन ऑफ करा है तो फैन जो करंट मांगेगा वो हो गई I2, यानी कि लोड ने डिमांड करी और कह सकते हैं, और फैन ने जो करंट की डिमांड करी है। अब ये जो करंट की डिमांड, अभी ट्रांसफार्मर तो कुछ अपने आप में है नहीं, ट्रांसफार्मर तो केवल एक डिवाइस है। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइस है इसके लिए क्या होगा, ये जो डिवाइस है तुम्हारी फैन, जो तुमने करंट एक्स्ट्रा मांगा है, लोड डिमांड जो की है, इसके लिए सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट की डिमांड होगी, तो ये जो सप्लाई से डिमांड होगी ये वो करंट है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये बेसिकली कहां से आई है, ये इस फैन की वजह से एक्स्ट्रा करंट की जो डिमांड हुई है वो है ये। ठीक, तो ये होगी सप्लाई डिमांड। नाउ अब इसको आगे चलते हैं, हमने ये सीख लिया कि भाई N1 I1 डैश इक्वल हो गया N2
I2 के, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे अगर इसको हम लोग क्या करें, हम जानते हैं N2/N1 कर दो, I1 डैश अगर यहां रखते हैं तो N2/N1 इंटू I2, क्लियर हो गया। यानी कि अगर अब इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर इसको मैं थ्योरेटिकल लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो एक्स्ट्रा करंट जो सप्लाई से मांगी जाएगी, एक्स्ट्रा करंट फ्रॉम सप्लाई, जो सप्लाई से हम देंगे, वो देखो बड़े ध्यान से देखना, वो इक्वल टू होगी करंट डिमांडेड, यानी कि करंट ने जो डिमांड है, जो लोड की डिमांड है, करंट डिमांडेड इनटू N2/N1 यानी कि ट्रांसफार्मर का रेशियो। यहां पे सारा खेल आ जाता है, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पे आ गया N2/N1, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि अब तक मैंने आपको पूरा प्लॉट सेट कर दिया, क्या हो रहा था ये बता दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया हमने फैन ऑन करा, फैन ने एक सर्टेन एम्पेयर करंट मांगी, तो सप्लाई से कितनी करंट मांगी जाएगी, ये सारी चीजें यहां पे रोल आता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का, ठीक। तो अगर बात कर लेते हैं यहां पे, अगर हम एक केस ले लेते हैं कि करंट जो डिमांड की गई है, भाई हम अगेन सेम एग्जांपल, करंट की हम डिमांड ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 एम्पेयर की करंट ने लोड फैन ने डिमांड करी, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 1 एम्पेयर की करंट लोड डिमांड कर रहा है तो सप्लाई से कितना करंट की डिमांड की जाएगी। तो जरा इसको देखते हैं, तो देखो 1 एम्पेयर की हमने डिमांड करी, ठीक, यानी कि I2 कितना है, ये हो गया 1 एम्पेयर, क्लियर। अब देखो, अब यहां से केस आता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अब आपके पास दो केस हैं, एक केस ले लेता हूं मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का और एक ले लेता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन, अच्छा ये कितना स्टेप अप स्टेप डाउन होगा, तो स्टेप अप का मतलब N2/N1 इक्वल टू 10 ले लेता हूं सिंपल सा समझाने के लिए, ठीक है। और स्टेप डाउन होगा तो N2/N1 इक्वल टू 1/10 ले लेंगे, ठीक। मतलब स्टेप अप में क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी के जो टर्न्स हैं वो 10 गुना है प्राइमरी के टर्न से। स्टेप डाउन में क्या है, जो सेकेंडरी के टर्न है वो 1/10 है प्राइमरी के टर्न से, यही तो मतलब होता है सिंपल सा, ठीक। तो इसके अंदर N2 के टर्न्स जो हैं, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि N2 के जो टर्न्स हैं वो 10 टाइम्स है N1 के टर्न्स के, और इसका क्या मतलब हुआ कि जो N1 के टर्न्स हैं वो 10 टाइम्स है N2 के टर्न्स के, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब चलते हैं अंदर डिटेल में। तो अब देखो, हमने देखा था कि भाई जो I1 डैश यानी कि जो एक्स्ट्रा करंट डिमांड की जाएगी सप्लाई से, वो इक्वल टू कितनी होगी, जो लोड डिमांड कर रहा है, लोड कितनी डिमांड कर रहा है 1 एम्पेयर इंटू N2/N1। अब N2/N1 कितना है भैया, N2/N1 है तुम्हारा 10, ये चीज कितनी है, ये है 10। तो अब यानी क्या हुआ, देखो बड़े ध्यान से, I1 से जो करंट मांगी जाएगी सप्लाई से 10 एम्पेयर की करंट डिमांड की जाएगी, समझ में आ रहा है। यानी कि फैन तुम्हारा 1 एम्पेयर करंट मांग रहा है और तुम कितनी सप्लाई से मांग रहे हो, 10 एम्पेयर की करंट मांग रहे हो उस 1 एम्पेयर को फुलफिल करने के लिए। ये हो गई, ये मतलब ये निकल के आया कॉन्सेप्ट की जो आपने सीखा था उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। यानी कि अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो जो प्राइमरी से जो सप्लाई से करंट मांगी जाएगी वो 10 एम्पेयर करंट मांगी जाएगी 1 एम्पेयर के बदले, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन में जो होगा I1 डैश यानी कि सप्लाई से जो करंट मांगी जाएगी वो इक्वल टू लोड की कितनी डिमांड है 1 एम्पेयर की इंटू N2/N1, N2/N1 कितना है 1/10, यानी कि केवल 0.1 एम्पेयर की करंट मांगी जाएगी। समझ में आ गया, देखो कितना अंतर है। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए, अगर आप I1 डैश को मार्क कर देते हैं, ठीक, यहां पे मैंने ये माना है कि हमारा जो लोड है वो एक कांस्टेंट 1 एम्पेयर की करंट मान रहा है। ध्यान रखना, लोड हमारा 1 ही एम्पेयर करंट मांग रहा है, ये चीज मैंने फिक्स ली है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है और हमेशा कहता रहता हूं, जब भी आप कोई भी चीज एनालिसिस करते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें कांस्टेंट लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस केस को समझने के लिए मैंने एक चीज कांस्टेंट ली है कि हमारा जो लोड है वो 1 ही एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। इससे नहीं मतलब है कि आपने वोल्टेज कितना लगाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने इसको समझने के लिए लिया है, ठीक है। तो यानी कि अगर तुमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया हुआ है तो प्राइमरी की जो करंट, जो लोड करंट मांगेगा, यानी कि लोड मांगे केवल 1 एम्पेयर, तुम्हें सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी 10 एम्पेयर करंट सप्लाई को देनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो 1 एम्पेयर करंट अगर पंखा मांग रहा है तो जो सप्लाई है उससे ट्रांसफार्मर कितनी करंट मांगेगा 0.1 एम्पेयर करंट मांगेगा। और ये होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई अगर हम बात करें स्टेप अप की, तो स्टेप अप में हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है यानी कि E2 वो क्या होगा, ज्यादा होता है E1 से, और I2 जो होता है वो I1 से कम होता है। तो सीधी सी बात है, तो अगर I2 1 एम्पेयर है तो इसके कितना होगा 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए I1 ज्यादा निकल के आ रहा है। जबकि स्टेप डाउन की अगर बात करें, स्टेप डाउन की, तो इस केस में क्या होता है, E1 जो होता है वो ज्यादा होता है E2 से, तो ऐसे में I1 जो होता है वो कम होता है I2 से, ठीक है। यही तो चीज सीखी है हमने, बताया रखा था मैंने। तो इसीलिए क्या होगा, ऐसे केस में I1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम निकल के आ रही थी, कितनी आ रही 0.1 निकल के आ रही है। अगर I2 कितना है 1 एम्पेयर है, ठीक, यहाँ पे 1 एम्पेयर है तो ये कितने निकल गई 10। अगर हमारा N
2/n1 का जो रेशियो है वो इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हो, दोनों के केसेस में वर्किंग सेम होगी, ट्रांसफार्मर ऑपरेट सेम करेगा। जो डिफरेंस आएगा वो सिंपल सी ये आ जाएगा कि तुम एक लोड, अगर तुम्हारा फैन जो है वो, या लोड कोई भी चीज है, लोड जो करंट मांग रही है उस करंट के बदले में सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ होगा। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो कम करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करना है, एमएमएफ कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एमएमएफ कांस्टेंट है, एमएमएफ 1 और एमएमएफ 2 1 डैश, यानी कि ये जो तुमने एक्स्ट्रा एमएमएफ बनाया था, ये वाला जो फ्लक्स, इसको खत्म करने के लिए यहां से जो 5 डैश आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास अपने पास तो कुछ पैसे हैं नहीं भाई। अगर एक्स्ट्रा बैंक डिमांड करेगा या किसी को जरूरत है तो ट्रांसफार्मर खुद अपने आप में पावर जनरेट नहीं कर सकता, केवल पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। याद रखना, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, ट्रांसफार्मर खुद से कुछ जनरेट नहीं करेगा, केवल उसे पास करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसफार्मर की मैंने आपको हल्का सा वर्किंग बता दी, जो कि मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं 5th लेक्चर में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर से स्टेप अप और स्टेप डाउन अगर होगा तो क्या असर पड़ेगा। हमने MMF1 इक्वल टू MMF2 करके इक्वेशन बनाई और ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गए। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन मुझे ये बात बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।